हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करने हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही दुखद न्यूज़ कल आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ होते से ही ये क्रैश हो गई एंड काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई है। एंड दिस इज़ अ वेरी वन ऑफ द, मतलब आप कह सकते हो पिछले कुछ समय में बहुत ही बड़ा एक डिसास्टर हुआ है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम फ्लाइट्स का भी देखें क्रैश होने का, तो बीते कुछ समय में पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मैसिव लेवल पे ये क्रैश है और जिसमें जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो बहुत ज़्यादा नंबर है। साथ ही साथ देखिए, जो ये प्लेन है ये एक हॉस्टल में जाके क्रैश करता है, तो उस हॉस्टल में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं उस समय आई थिंक लंच कर रहे होते हैं। तकरीबन 1:30 बजे की बात है दिन में ये। तो उनको भी इससे काफ़ी इम्पैक्ट होता है एंड वहाँ भी कुछ लोगों ने अपनी जान गँवाई है। हमारे गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो हैं रूपानी जी, ये भी उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और इनका भी इस फ्लाइट में देहांत हो गया है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट है AI-171, बोइंग कंपनी के द्वारा ये ली गई थी। अभी देखो, बहुत तो ये नहीं क्लियर है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बात यही है ना कि जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सीरीज की ये फ्लाइट थी और ऐसी एयर इंडिया के पास आज की डेट में तकरीबन 33 फ्लाइट्स और हैं सेम कंपनी के, सेम जो आपका मॉडल है उसकी। एंड काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है इसमें। अगर हम देखें तो 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटॉन्स थे, 7 पोर्चुगीज के लोग थे, 1 कैनेडियन थे। और बहुत ही ऐसी ऐसी इमेजेस आ रही हैं जब लोग, आपको पता है जब हमारे देश में लोग फ्लाई करते हैं उससे पहले कुछ फोटोज डालते हैं, कुछ स्टोरी डालते हैं। तो इस तरीके की उन लोगों की जब स्टोरी देख रहे हैं तो बड़ा ही बुरा लग रहा है। साथ ही साथ इसमें जो यूके के 2 लोग हैं वो व्लॉगिंग करते थे, यूट्यूबर्स थे। तो उन्होंने अपना व्लॉग भी अपलोड किया हुआ था फ्लाइट के थ्रू, कि फ्लाइट में जाने से पहले एयरपोर्ट पे, कि हम यूके वापस जा रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पायलट ने मेडे का जो अनाउंसमेंट है वो तुरंत कर दिया था जैसे ही टेक ऑफ हुआ था, और उसके बाद सारी चीज़ें उसमें फिर कुछ पता नहीं है। अब क्या है, अब ब्लैक बॉक्स को ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। जब वो मिलेगा तब चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स ना कुछ इस तरीके की एक, आप कह सकते हो फ्लाइट के अंदर डिवाइस लगी होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। ये क्रैश के बाद भी सर्वाइव कर जाता है क्योंकि ये काफ़ी कठोर तरीके से बना होता है, काफ़ी सेफ रखा जाता है फ्लाइट में। इसके अंदर जो है ना पूरी रिकॉर्डिंग है कि क्या हो रहा था, और जितना भी आपका जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी रीडिंग्स इसमें सेव होती हैं। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इज एन, इसको जो मतलब टेक्निकल नेम है वो ये है, हम इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं बट एक्चुअली में इसका टेक्निकल नेम है इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एक ऑरेंज कलर्ड हैवीली प्रोटेक्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस है। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि फ्लाइट में क्या हुआ है जब वो क्रैश हो जाती है उसके बाद। ये कंपल्सरी है हर कॉमर्शियल फ्लाइट को अपने ऊपर, अपने उसमें रखना, कॉर्पोरेट जेट को अपने उसमें रखना। ये 10 से 15 दिन लगता है डेटा को एनालिसिस करने में। ब्लैक बॉक्स आर आल्सो यूज्ड इन व्हीकल अदर देन प्लेन लाइक रेलवे, कार्स एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन ने इसको पहली बार खोजा था। 1958 में इन्होंने इसको बनाया था, खोजा मतलब इसका इन्वेंशन किया था, ऐसा कुछ आइडिया लेके आए थे। ब्लैक बॉक्स जो है ये 2 सेपरेट पीस ऑफ इक्विपमेंट के थ्रू बनाया जाता है। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो आप समझ सकते हो, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में जितनी फ्लाइट की उस समय की रीडिंग होगी वो सब आ जाती है, एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो पायलट लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है, एफडीआर रिकॉर्ड्स थिंग्स लाइक एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड फ्यूल फ्लो। सीवीआर रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन इन द कॉकपिट। ब्लैक बॉक्स को डिस्कवर करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि देखो ये, अब जैसे जब फ्लाइट क्रैश होती है तो ऐसा तो नहीं ना एक ही जगह पे जाके गिरती है, वो काफ़ी जगहों पे स्कैटर्ड हो जाता है जो कि बहुत तेज़ी से स्पीड होती है, इम्पैक्ट बहुत तेज़ होता है। तो अब इसको ढूँढने में टाइम लगता है। अगर कभी समुद्र के अंदर ब्लैक बॉक्स चला जाए तो उसमें एक बीकन लगा होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड सिग्नल रिलीज़ होते हैं 30 डेज़ तक। तो अगर कोई समुद्र में है, सी में है, तो वहाँ भी इसको ढूँढा जा सकता है, मतलब पानी में भी मिल जाता है। बट कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि ब्लैक बॉक्स ट्रेसेबल नहीं हुए, जैसे कि मलेशिया एयरलाइन जो MS-370 फ्लाइट क्रैश हुई थी कुछ समय पहले, उसका ब्लैक बॉक्स आज तक फाइंड नहीं हो पाया है। और ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टिल अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ मिसिंग है। अगर वो भी आ जाता तो ये बड़ा अच्छा एक चीज़ हो जाता कि सारी फ्लाइट जो भी आज की डेट में कभी क्रैश हो, या भगवान ना करे, बट अगर कोई फ्लाइट क्रैश होती है तो फिर ये जो ब्लैक बॉक्स है अगर उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसिलिटी आ जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम रहा था।
तो ये हमारा ये वाला आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं, आज हम इंडियन एक्सप्रेस से एक एडिटोरियल उठा रहे हैं आरटीआई एक्ट के ऊपर, तो शुरू करते हैं। इसके बाद देखो अभी आरटीआई एक्ट भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल है जिसमें ये बात चल रही, मतलब पिटीशन तो काफी समय से फाइल है लेकिन अब ये सुनवाई होने लग गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आरटीआई के अंदर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा पहले सोचो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर आती है, तो जवाब है नहीं। एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंदर में आती है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, चलो यहां से देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज पॉलिटिकल पार्टीज फियर्स ऑफ आरटीआई टू डिस्क्लोज इंटरनल डिसीजन मेकिंग। केस का जो नाम है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आपका ये वाला केस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट अभी न्यूज में आ गया है। तो पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारे देश में कब आया? पहली चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का एक्ट है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, 2004 से पहले की बात बताता हूं मैं आपको। होता क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट चीजें करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चीजें करते थे, आम आदमी उनसे जब जवाब मांगने जाता था तो उनको ठुकरा दिया जाता था, उनको मतलब ऐसे हटा दिया जाता था कि नहीं बताएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता का सर्वेंट। लेकिन वो बिहेव ऐसा करते थे कि भाई हमारी मर्जी, हम तानाशाह हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक गांव है, वहां पे ये रोड बनी, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि यार ये रोड ढंग से बनी नहीं है, आप गए पूछ रहे ठेकेदार से या जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप वहां गए, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम नहीं बता रहे, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, हम नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन जो जनता के प्रतिनिधि है ना, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज है, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया, हमने इतना पैसा यहाँ लोकेट किया। तो ये वाली चीज है। जैसे कि जुडिशरी की देखो क्या होता है, मुझे क्लैट के तो कोई केसेस नहीं पता है, लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो पेपर्स देते थे, उन्होंने आरटीआई डाल के अपनी कॉपी निकलवाई, पर पहले ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होती थी। तो मे बी क्लैट में भी ये सब सिस्टम होता हो, लोग करते ही हो। तो टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इन्फो हो गया आरटीआई का सबसे पहला रीजन। और दूसरा, इसने एम्पावर किया है सिटीजन्स को। सिटीजन्स के पास एक पावर दी है कि वो इन पब्लिक सर्वेंट से उत्तर मांग सकते हैं, आंसरेबल कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए, आपने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए। अगर ये 1 करोड़ रुपए आए थे सड़क को बनाने के लिए, तो आपने वो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर। ये क्या है? ये क्या है कि आप क्या क्या इन्फो मांग सकते हो आरटीआई के अंदर में। ठीक है, तो देयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्लोजर, फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो इन आरटीआई एक्ट। कौन से सेक्शन में मिलते हैं आरटीआई एक्ट के? सेक्शन 8 के अंदर आपको काफी सारे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो आरटीआई के अंदर में नहीं कवर होंगे। देखो, सारे याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी आपको रीड कर लेना तो आपको याद रहे। वरना सबसे ज्यादा जो एक चीज रहती है इसमें, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेप्शन है। आप आर्मी से कुछ मांगोगे, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ठीक है, The disclosure of information, sorry. The disclosure of information can prejudicially affect sovereignty और integrity of India, तब आपको नहीं मिलेगी। Security, strategic, scientific, economic interest of the state, अब आप DRDO से मांग लो कुछ, इसरो से कुछ मांग लो, वो लीक होगी तो पब्लिक में बात फैल जाएगी, दूसरे कंट्री वाले चुरा लेंगे। रिलेशन विद फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, इसके अलावा forbidden to be published by any court of law, disclosure of which may constitute contempt of court, तब भी नहीं मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट होंगे, आप भाई हल्दीराम से कह लो कि तुम्हारी भुजिया कैसे बनती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हल्दीराम तो प्राइवेट बॉडी हो गई, लेकिन समझ रहे हो ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होता है, तो वो आप मांग लो। इस तरीके से और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन आपकी ये है, आपको ये ध्यान रखना है। प्लस सेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आपको कहां मिलते हैं, सारे के सारे सेक्शन 8 के अंदर मिलते हैं। ठीक है,
अब देखो आरटीआई एक्ट के कुछ और भी फीचर्स हैं जो देख लिए जाएं। सबसे पहले एक है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्या नाम है इनका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका क्या काम होगा? जो आरटीआई डलेगी वो इन्हीं पे डलेगी, फिर यही पूरा डेटा कलेक्ट करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सब हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे सब समझ में आ जाए आपको। ठीक है, फिर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आप नाम से समझ सकते हो, ये स्टेट पे सुपरवाइज करेगी चीजों को और ये सेंटर पे सुपरवाइज करेगी। अब आपने जैसे कोई आरटीआई डाली, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नंदिनी। ठीक, नंदिनी ने आरटीआई डाली, तो नंदिनी को जवाब मिनिमम कितने दिन में मिल सकता है? 30 डेज। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, सामने वाले को। जैसे नंदिनी ने नगर पालिका में डाला कि भाई ये कचरा यहाँ से कौन उठाने की जिम्मेदारी है, नाम बताओ, उठा नहीं रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना ही होगा कि हाँ यार ये फला फला बंदे किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 डेज। और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड हो ना, तब आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रिफ्यूज करना है और उसके साथ रीजन देना है कि क्यों नहीं बता रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैटर लाइफ एंड लिबर्टी का है देन यू नीड टू रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज टेल देम द रीजन कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद अगर पीआईओ से आप नाराज हो या फिर आप जिस भी अथॉरिटी पे कंप्लेन करना चाह रहे हो, आरटीआई के थ्रू उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, वो नहीं बता रहे हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पहली आप अपील कहां कर सकते हो? डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपीलेंट अथॉरिटी होगी, वहां पे आप कर सकते हो। अगर वहां पे ना निकले तो जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप यहां पे अपील कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो सबसे लास्ट का मुद्दा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है फिलहाल। तो देखो हम दोनों साइड में देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है और क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और क्या उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि भाई आपका होना चाहिए। देखो पता है पॉलिटिकल पार्टीज को ना बहुत सारा रिबेट मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे टैक्स नहीं देना है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक पहली डिमांड यही आती है कि भाई आप फायदा तो सरकार से सारा ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो आरटीआई के अंडर में। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता वोट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में आम जनता ज्वाइन करती है, आम जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव ये बाद में बनते हैं, तो आम जनता का राइट है ना इनसे क्वेश्चन पूछने का कि क्या करते हो, कैसे फंडिंग करते हो। अब ये लोग मना क्यों करते हैं? ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इंटरनल चीजें हैं, अगर ये पब्लिक में आ जाएंगी तो हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। सीक्रेट्स मतलब हम कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इलेक्शन जीतना है, वहां पे वैसे जीतना है, वो बाहर आ जाएगा। हमारी ऑटोनॉमी पे दिक्कत आ जाएगी, हम मनचाहा तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी तरफ से कुछ ये आता है कि भाई इसलिए हम आरटीआई एक्ट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आरटीआई एक्ट को देखा और उससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे पहले इस केस का नाम क्या है जो अभी फाइल पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर? कहां गया यार, चलो पहले फाइनेंस कमीशन रिवाइज करते हैं फिर आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो 16th आनी है और आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, 5 इयर्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 6 इयर्स इस बार कर दिया गया है। मतलब हर बार के लिए नहीं किया है, जो 2017 में बनी थी उसको 6 साल के लिए दिया गया था, एनके सिंह जी ने जो हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन, और 1987 में भी ऐसा हुआ है। और तो कुछ है नहीं, सेस वर्सेस सरचार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। आरटीआई का ये केस है, इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है इसकी। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अंडर द आरटीआई। तो लेट्स सी क्या होता है। आरटीआई क्यों लाया? टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस एम्पावर सिटीजन्स, और क्या क्या आप मांग सकते हो मैंने बताया। एक्सेप्शंस क्या है? सेक्शन 8 जो है वो सारा एक्सेप्शंस की बात करता है आरटीआई एक्ट की, जिसमें मेन अगर आप याद रखना चाहो तो नेशनल सिक्योरिटी, सोवेनिटी सिक्योरिटी या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कुछ ऐसे हैं जो आप याद रखें, अगर कुछ वो आएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होनी चाहिए। आंसर 30 दिन के अंदर देना है। लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है तो 48 घंटे में देना है। एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो। आप अपील कहां कर सकते हो? पहली डिपार्टमेंट अपीलेंस अथॉरिटी में और दूसरी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। फिर क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको दोनों बताया। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि सिर्फ हम ही गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो होते हैं या जो आपके टेम्पल्स अथॉरिटीज होते हैं, टेम्पल ट्रस्ट जो होते हैं, इन सबको सरकार टैक्स रिबेट देती है, तो क्या ये भी फिर आरटीआई के अंडर में आ जाएंगे? तो ये इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो आप लोग के एग्जाम आ चुके हैं, पास में ही हैं, तो थोड़ा 100% के उस पर आप लोग कर भी रहे होगे और थोड़ा और अपना फुल इसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।